हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लिटरेरी टर्म की 8 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं। मैंने डिसाइड किया था कि लिटरेरी टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम 10 क्लास में कंप्लीट करेंगे और कम से कम आपको इसमें 400 क्वेश्चन देने का मैंने पहले से ही डिसाइड किया था। ठीक है, तो हर क्लास में 35 से 40 तक क्वेश्चन होते हैं और आज ये 9वीं क्लास है। इसके बाद एक क्लास आपको और मिलेगी। जिसने भी पहले जो क्लासेस आपको दी जा चुकी हैं नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। इसके अलावा जो आपके राइटर्स हैं विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गॉल्सवर्दी, उन पर भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पे इंग्लिश जो टीजीटी पीजीटी का पेपर है इसके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। मैंने एग्ज़ाम दिया है तो देखा है, चीज़ों को समझा है कि कितना इम्पॉर्टेंट साबित हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हु इज़ नॉन एज द पोएट्स पोएट? पोएट्स पोएट किसे कहा जाता है? तो ये हैं एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर इज रिफर्ड टू एज द पोएट्स पोएट। ठीक है, एडमंड स्पेंसर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एपिक है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन बहुत ही फेमस वर्क है एडमंड स्पेंसर का। कथारसिस। कथारसिस क्या है और किससे संबंधित है? कथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी। ठीक है, कथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी। कथारसिस में होता क्या है? कथारसिस रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन द ह्यूमन हार्ट। ट्रेजेडी को देखकर, जो ट्रेजिक इवेंट होते हैं, ट्रेजिक सीन होते हैं, देखकर जो ऑडियंस होती है उसके दिमाग में, उसके दिल में जो भी इमोशंस आते हैं, जैसे जहाँ पे डरावने सीन होते हैं तो वहाँ पे डर लगता है, भयभीत हो जाते हैं लोग। जहाँ पे घृणा वाला सीन होता है वहाँ पे घृणा होती है। जहाँ पर जिस टाइप का सीन दिख रहा वैसे ही इमोशंस आने चाहिए ऑडियंस के दिमाग में या ऑडियंस के दिल में, तो इसको कहते हैं कथारसिस एंड इट इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी। कोरस। कोरस क्या होता है? अ बैंड ऑफ राइटिंग इंक्स इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। ड्रामा में जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसे कोरस कहते हैं। विलियम शेक्सपियर के भी कई प्लेज हैं, उनमें कोरस है। जैसे किसी ड्रामा में कोई ऐसा सीन आता है जहाँ पे कई लोगों का ग्रुप है, वो कोई एक सॉन्ग, कोई गीत गा रहे हैं, तो इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। कोरस क्या है? सामूहिक जो है गीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज, यानी कॉमिक रिलीफ का मीन्स क्या है? द इंटरवल इन द प्ले और प्ले ऑफ फिल्म, अ हिलेरियस कॉमेडी, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। तो कॉमिक रिलीफ होता है एक छोटा सा ह्यूमरस एपिसोड, जिसमें हंसी मजाक टाइप का एक छोटा सा एपिसोड होता है और ये ट्रेजेडी के अंदर होता है। ठीक है, ट्रेजेडी में जैसे किसी का मर्डर हुआ है या कोई बहुत बड़ी घटना घटी है और उसे देखकर जो ऑडियंस है अभी उसी इमोशन से निकल ही नहीं पा रही है, तो जो पोएट होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ऐसे किसी बड़ी घटना के बाद कोई एक शॉर्ट एपिसोड डाल देते हैं जो थोड़ा सा ह्यूमरस नेचर का होता है, उसे कहते हैं कॉमिक रिलीफ। मतलब थोड़ा सा लोगों को हंसी आ जाए, थोड़ा अच्छा फील करें, उनके इमोशंस थोड़ा सा चेंज हो जाएं। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। मोरालिटी प्लेज है ना, जैसे कॉमिक रिलीफ देने वाले लोग जो कोई ट्रेजिक फिल्म देखते हैं तो आप देखते हैं कभी ट्रेजेडी में ट्रेजिक सीन चल रहा, उसमें बीच में कहीं राजपाल यादव का छोटा सीन आ जाता था या पुरानी फिल्मों में जॉनी लीवर का सीन आ जाता था, तो वो कॉमिक रिलीफ देने के लिए ही यूज किए जाते हैं ये चीज़ें। मोरालिटी प्लेज वर। मोरालिटी प्लेज कब फेमस थे? तो प्रोड्यूस्ड इन द 15th और 16th सेंचुरी। मोरालिटी प्लेज जो थे ये 15th और 16th सेंचुरी में प्रोड्यूस किए गए। हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग टू द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री? फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री का मतलब जानते हैं, जिसे सिर्फ पोएट्री से ही मतलब है, यानी जिसे सिर्फ आर्ट से ही मतलब है ना। तो आर्ट, वहाँ पर इनका मानना है कि आर्ट सिर्फ आर्ट है, वो आपको ज्ञान नहीं दे सकती। कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको ज्ञान की बात ही बताए, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। ठीक है,
द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री इज़ द नेम गिवन बाय रॉबर्ट बचनान, ठीक है, रॉबर्ट बचनान ने ये नाम दिया था, और डीजी रोसेटी इसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही यहाँ पर। ई एम फॉरेस्टर बिलोंग टू, ई एम फॉरेस्टर किससे जुड़े हुए हैं? तो ई एम फॉरेस्टर के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, ब्लूम्सबरी ग्रुप से जुड़े हुए थे। अमेरिका में ब्लूम्सबरी एक एरिया है, वहाँ पर ये कुछ लोगों का ग्रुप था, उसमें एक सदस्य ई एम फॉरेस्टर भी थे। ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक क्या है? ब्यूकोलिक्स पोएट्स होते हैं, ठीक है। ब्यूकोलिक जो भी लोग पेस्टोरल चीज़ों पर, पेस्टोरल सेटिंग पे लिखते हैं, ठीक है, तो वो ब्यूकोलिक पोएट्स कहे जाते हैं। द पोएट्स हु रोट पेस्टोरल पोएट्री, और ब्यूकोलिक पोएट्री लिखने वाले सबसे पहले जो कवि थे वो थियोक्राइट्स थे। थियोक्राइट्स 3rd सेंचुरी BC की बात है, 3rd सेंचुरी BC में थे, ठीक है। 3rd सेंचुरी BC में थियोक्राइट्स ने सबसे पहले पेस्टोरल चीज़ें लिखी। तो ब्यूकोलिक पोएट्स वो पोएट होते हैं जो पेस्टोरल सेटिंग पर पेस्टोरल और शेफर्ड्स को इंक्लूड करके पोएट्री लिखते हैं। पैराबल क्या है? पैराबल इससे पहले भी बता चुके हैं, TGT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। पैराबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है, एक ब्रीफ टेल होती है, इलस्ट्रेटिंग सम मोरल, जो कोई मोरल वाली बात बता रही होती है। किसी स्टोरी के माध्यम से एलिगोरिकल एक स्टोरी होती है जो कोई मोरल, कोई एजुकेशन सिखाने के लिए होती है, ठीक है, पैराबल। एंड अलेक्जेंड्राइन, अलेक्जेंड्राइन क्या है? अलेक्जेंड्राइन एक लाइन होती है, इज अ वर्स लाइन इन। अलेक्जेंड्राइन में 12 सिलेबल होते हैं दोस्तों, 12 सिलेबल होते हैं। देयर आर 12 सिलेबल्स इन अलेक्जेंड्राइन, और एम्बिक हेक्सामीटर में लिखी जाती है, ठीक है। हेक्सामीटर का मतलब ही होता है 12 सिलेबल, और आइम्ब होता है ना, एक स्ट्रेस्ड, एक अनस्ट्रेस्ड, उसके बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास चला रहे हैं यहाँ पर। आप लोग बहुत पसंद करते हैं चीज़ों को, और बहुत अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। तो इसलिए मैं भी मोटिवेट हूँ। जो भी लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। व्हाट डज पेंडोराज बॉक्स मीन? पेंडोराज बॉक्स का मतलब क्या? बहुत ही मज़ेदार इडियम इसे समझ लो एक तरीके से। पेंडोराज बॉक्स का मतलब होता है, मान लो कि कोई एक बॉक्स है जो खुल गया। पेंडोरा बताते हैं कोई एक बूढ़ी माता जी थी, पता नहीं ये बात कितनी सच है, मिथ है, ठीक है। एक बूढ़ी माता जी थी, उनके पास एक बॉक्स था, और लोग बहुत पीछे पड़े रहते थे उनसे कि इस बॉक्स में क्या है दादी माँ के पास। तो दादी माँ वो बॉक्स खोलती नहीं थी। एक बार लोगों ने मजाक में वो बॉक्स खोल दिया, उसमें थी बहुत सारी समस्याएं। अब समस्याएं ऐसी कि ना ख़त्म होने वाली। तो पेंडोराज बॉक्स का मतलब, ये एक बात मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताई है। पेंडोराज बॉक्स का मतलब है प्रोसेस दैट वंस बिगुन, एक प्रोसेस जो एक बार शुरू हो गई, क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाती हैं, वो जो है कंप्लीट फिनिश नहीं हो पाती हैं। तो पेंडोराज बॉक्स का मतलब कोई ऐसी समस्याओं का पिटारा जो एक बार शुरू हो गया फिर वो उसका एंड नहीं, समस्याएं खत्म नहीं होती। द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। वॉवेल साउंड्स की जब राइमिंग की बात करें, राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड की बात करें तो उससे कॉन्सोनेंस यूज होता है वहाँ पर, ठीक है, कॉन्सोनेंस, और नहीं एसोनेंस, सॉरी, वॉवेल साउंड्स के लिए एसोनेंस, और जब कॉन्सोनेंट साउंड की राइमिंग हो तो वहाँ पर कॉन्सोनेंस होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। वॉवेल साउंड के लिए एसोनेंस बोलते हैं, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की राइमिंग हो रही हो वहाँ पर कॉन्सोनेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन सी। हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री? इंग्लिश पोएट्री में सबसे पहले सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने किया? तो सर टॉमस व्याट ने किया था, सर टॉमस व्याट। ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लिंगुआ फ्रैंका बहुत इजी क्वेश्चन है, पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, और इसके अलावा और भी एग्जाम में पूछा गया है। तो लिंगुआ फ्रैंका का मतलब क्या है? एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, जिसे जनरली सभी लोग बोलते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज को लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन है ए। फ्री वर्स इन पोएट्री। फ्री वर्स क्या होती है पोएट्री में? फ्री वर्स का मतलब ऐसी वर्स जिसमें कोई राइम का ध्यान नहीं रखना है, जिसमें कभी सिलेबल का ध्यान नहीं रखना है, जिसमें किसी मीटर का ध्यान नहीं रखना है, जिसमें
नंबर ऑफ लाइंस का ध्यान नहीं रखना है, किसी बात का ध्यान ही नहीं रखना है। मतलब प्रोज की तरह खाली लाइन में लिखते चले जाओ, ऐसा देख के ना लगे कि ये प्रोज लिखा है, वो छंद हो जाता है, यानी वो वर्स हो जाता है। फ्री वर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्फॉर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। यहाँ तो केवल मीटर की बात की है, लेकिन फ्री वर्स में ना राइमिंग का ध्यान रखना है, ना सिलेबल्स का, ना मीटर का, ना ही लाइन कितनी है। इस स्टेंजा में एकदम फ्री होता है पोएट लिखने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही ऑप्शन मिल रहा है। एफोरिज्म क्या है? एफोरिज्म आप जानते हैं फ्रांसिस बेकन की जो स्टाइल है, फ्रांसिस बेकन एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते थे। फ्रांसिस बेकन किस में लिखते थे? एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते थे, एफोरिस्टिक स्टाइल में। इसका मतलब होता है मीन्स अ लिविंग बीइंग्स एबिलिटी टू सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये ऑप्शन गलत है। सही क्या है? इट इज स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स, यानी केवल कुछ गिने चुने शब्दों में बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात कह देना। और फ्रांसिस बेकन इसमें बहुत अच्छे से सक्षम व्यक्ति थे। इनकी जो कुछ स्टेटमेंट हैं एजुकेशन को लेकर, स्टडीज़ को लेकर, ऑफ स्टडीज़ में बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही हैं, तो वो एफोरिज्म वहाँ पर उन्होंने यूज किया। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। सेजुरा इज, सेजुरा क्या है? सेजुरा बेसिकली एक पॉज है ना, इंडिकेटेड बाई अ पॉइंट और कॉमा, ठीक है, इंडिकेटेड बाई अ कॉमा, ठीक है। सेजुरा क्या है? एक कॉमा होता है और वो ब्रेक इन अ लाइन, लाइन में ब्रेक का काम करता है। 6 फीट लाइन नहीं होती है, राइम्ड वर्ड नहीं होता है, स्ट्रेस लेवल नहीं होता है। सेजुरा क्या है? ब्रेक होता है, एक लाइन में कहीं पर ऐसे कॉमा आ जाता है तो उसे कहते हैं सेजुरा। सेजुरा खास तौर पे पेट्राकन सोनेट में पेट्राक महोदय यूज करते थे। अपनी 8 लाइन का एक ऑक्टेव पूरा हो जाता था, फिर ये एक इस तरीके से सेजुरा लगाते थे। उसके बाद में जो 6 लाइन लिखते थे उसमें इनके डिफरेंट थॉट होते थे, जो पहली 8 लाइन में है उससे डिफरेंट थॉट होते थे, यानी उस अगली 6 लाइन में उसी विषय पर ये अलग ढंग से सोच सकते थे। तो सेजुरा ऑप्शन डी। अ पोएम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अ मोमेंट इन अ सिंपल इमेज, एक छोटी सी इमेज जैसी बनाती है कोई ऐसी पोएम है, और जो एक एसेंस ऑफ अ मोमेंट, किसी एक विशेष मोमेंट को लेकर चीज़ें, जैसे कोई बात है, कोई मोमेंट है, कोई घटना है छोटी सी, उस पर एक पोएम लिख दी गई जिसे वो पूरी घटना को पिक्चराइज कर रही है, तो इसे कहते हैं हाइकू। हाइकू एक जापानीज वर्ड है, ठीक है। हाइकू क्या है? जापानीज पोएट्री से लिया गया एक टर्म है। हाइकू जो है 3 लाइन की पोएम होती, केवल 3 लाइन की। देयर आर 3 लाइन्स इन हाइकू, और जो पहली और तीसरी लाइन है ये छोटी लाइन्स होती हैं, इसमें केवल और केवल 5 सिलेबल्स होते हैं। देयर आर ओनली 5 सिलेबल्स फर्स्ट और थर्ड लाइन में, और जो सेकेंड लाइन होती है इसमें 7 सिलेबल होते हैं। बस इतनी सी पोएम होती है हाइकू, और इसका विषय क्या होता है? एक छोटे से मोमेंट की पूरी स्टोरी ये बताती है और इमेज जैसी बना देती है, ठीक है, दिमाग में जब आप इसे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु इज गिवन, इसका आंसर बता दिया था, हाँ हाइकू डी। हु इज गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक, रोमांटिक टर्म सबसे पहले किसने यूज किया? तो रोमांटिक टर्म सबसे पहले फ्रेडरिक शीगल ने यूज किया, फ्रेडरिक श्लेगल ने, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रोमांटिक टर्म सबसे पहले किसने दिया? फ्रेडरिक श्लेगल ने दिया है। फ्रेडरिक श्लेगल एक जर्मन पोएट थे, ध्यान रखेंगे, जर्मन पोएट थे। ऑप्शन ए। हेरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ, हेरोइक कपलेट एक पेयर होती है जिसमें राइमिंग होती है, आइम्बिक पेंटामीटर होता है, ठीक है। हेरोइक कपलेट क्या होती है? 2 लाइन की एक पेयर है जिसमें लास्ट में यहाँ पे राइमिंग भी मिलेगी आपको, और जो इसका मीटर होगा वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखा होगा, ठीक है, यानी 10 सिलेबल की लाइन होगी, हर दोनों लाइन 10 सिलेबल की होती हैं। ऑप्शन ए सही है। गेस्टाल्ट थियरी ऑफ लिटरेचर कंसीडर्स टेक्स्ट एज, गेस्टाल्ट थियरी जो लिटरेचर में है वो टेक्स्ट को किस तरीके से कंसीडर करती है? अ स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफर्स, यूनिफाइड होल, एक्सपेरिमेंटेशन इन फॉर्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो यूनिफाइड होल, गेस्टाल्ट थ्योरी क्या है? एक यूनिफाइड है, होल है। ऑप्शन बी सही आंसर है। गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है, गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है, इसका मतलब ही होता है होल। होल का मतलब ये किसी चीज़ को टुकड़ों में नहीं देखते, पूरी घटना को बताते हैं, हमें विस्तार से बताओ, होल यानी कंप्लीट।
कंप्लीट जब इन्हें सिचुएशन बताओगे तब ये बताएंगे कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो गेस्टाल्ट थियोरी का मतलब ये है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स में से इसमें से कौन से एक पोएट हैं जो यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं आते हैं? तो आपको पता है जॉन वेबस्टर यूनिवर्सिटी विट्स का हिस्सा नहीं थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी विट्स के हिस्सा थे, थॉमस किड यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर थे, और क्रिस्टोफर मार्लोव भी यूनिवर्सिटी विट के हिस्सा थे। ऑप्शन ए सही आंसर है, जॉन वेबस्टर यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं आते थे। हेरोइक क्वार्टेन क्या है? हेरोइक क्वार्टेन आप जानते हैं, क्वार्टेन 4 लाइन्स का स्टेंजा होता है, 4 लाइन्स का स्टेंजा है हेरोइक क्वार्टेन। तो 4 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर, और दूसरी चीज़ क्या होती है, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक है, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाएगा। ऑप्शन सी सही है हेरोइक क्वार्टेन को लेकर के। बिल्डंग्सरोमन एक नोबल का प्रकार है। बिल्डंग्सरोमन क्या है? एक नोबल का प्रकार है। ट्रांसलेटेड लिटरली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेवलपमेंटल नॉवेल। बिल्डंग्सरोमन में एक ऐसा नॉवेल जिसमें जो हीरो है उसे बचपन से ही दिखाया जाता है उसी नॉवेल में। जैसे कुछ मूवीज़ होती हैं जिनमें आप देखते हैं एक बच्चा है छोटा सा, फिर वो बड़ा होकर के आगे चल के हीरो बनता है और पूरा मेन जो है कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट वही हो जाता है। तो ऐसे ही जिस नॉवेल में होता है उसे बिल्डंग्सरोमन कहते हैं, या फिर उसे डेवलपमेंट नॉवेल कहते हैं। ऑप्शन ए आपका उत्तर है यहाँ पर। द हिस्टोरिकल नॉवेल बिगेन इन। हिस्टोरिकल नॉवेल बहुत ज़्यादा पहले से शुरुआत नहीं हुई इनकी। हिस्टोरिकल नॉवेल लिखने की परंपरा रोमांटिक पीरियड से शुरू हुई है, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर है, हिस्टोरिकल नॉवेल बिगेन इन रोमांटिक पीरियड। द न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज पॉपुलर इन अमेरिका ड्यूरिंग। न्यू ह्यूमनिज्म जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है अमेरिका में कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन है आपसे। न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी अमेरिका में कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1910 में से और 1930 तक अमेरिका में न्यू ह्यूमनिज्म फिलोसफी पे बहुत ज़्यादा विचार किया गया, ठीक है। और ये बेस्ड किस पर था न्यू ह्यूमनिज्म? ये आपके मैथ्यू अर्नोल्ड का जो ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी था, है ना, जो इंग्लिश पोएट थे, मैथ्यू अर्नोल्ड इंग्लिश पोएट थे, तो उनका जो ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी थी उस पर डिपेंड थी। यानी मैथ्यू अर्नोल्ड का असर अमेरिका तक था। मैथ्यू अर्नोल्ड की विचारधारा अमेरिका में भी 1910 से 1930 तक खूब ज़्यादा प्रचार प्रसार रहा इसका। ऑप्शन बी सही है। इंटरनल राइम क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजीसी नेट में पूछा गया है, ठीक है। इंटरनल राइम, तो इंटरनल राइम क्या होती है आपको एक बार समझ लेंगे आज, इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे इंटरनल राइम किसे कहते हैं। इंटरनल राइम का मतलब होता है एक लाइन के अंदर ही कोई वर्ड राइमिंग हो रही, जैसे बीच में कोई वर्ड आया यहाँ पर बी, है ना, और यहाँ पर लास्ट में एक बार वर्ड आ जाए सी, तो ये क्या करते, एक ही लाइन में राइमिंग मिल रही है ना, एक लाइन के अंदर ही राइमिंग मैच हो रही है बी और सी, है ना। तो यहाँ पे जैसे कोई दूसरी लाइन है, इसमें आ रहा है विजडम, यहाँ पर आ जाए किंगडम, तो ये क्या है, एक ही लाइन में जो राइमिंग मैच होती है, एक लाइन के अंदर ही राइमिंग जो आ जाए उसे इंटरनल राइम कहते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम, राइमिंग ऑफ 2 वर्ड्स इन अल्टरनेटिव लाइन्स, राइमिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोएट्री, है ना। ऑप्शन सी सही आंसर है, राइमिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोएट्री। एक ही लाइन के अंदर जो राइमिंग मैच होती है उसे इंटरनल राइम कहते हैं, ठीक है। और आज के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही शानदार क्लास रही है। आप सभी का बहुत ज़्यादा क्लासेस को शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो भी लोग नए हैं, सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं चैनल पर, जिसमें जॉन गोल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, सबसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए हैं। लिटरेरी टर्म के भी आज ये 9वीं क्लास थी, एक क्लास अभी और मिलेगी लिटरेरी टर्म की। जिसने भी नहीं वॉच किए हैं
एक बार जाकर देखें और उन्हें बार बार देखें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर कोई आपसे आए वो गलत ना हो, इस बात को आप श्योर कर लें और एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ लिया गया और आपने वही गलत कर दिया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाना, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।